हमारी जो प्ले स्कूल की जो डेफिनेशन है, प्ले स्कूल इज नॉट जस्ट अ प्लेस जहाँ पे बच्चा खेलने जा रहा है। बिल्कुल हम उसको एक कहें कि बच्चे को खेल खेल में हम लर्निंग सिखा रहे हैं, इट्स ओके, इट्स एक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ खेलने के लिए आ रहा है, उसको नहीं पता कि बाहर के लोग के साथ कैसे मिलना है, कैसे करना है। जैसे चीजें आपने बताई, मेरी एक और दूसरी अंडरस्टैंडिंग है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन क्या ये कहना सही है कि आज क्योंकि वो फैमिली की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज हो गए हैं, फैमिलीज काफी कंसाइज हो गई हैं, तो इसलिए प्री स्कूल का जो रोल है वो थोड़ा सा आज की डेट में और ज्यादा बढ़ गया है? कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो बच्चे को पता ही नहीं कि मम्मी पापा के अलावा भी कोई होता है। आज की डेट में कहें तो बच्चे अपने नेबर्स को भी नहीं जानते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिली होने से ये चीजें बढ़ गई हैं। प्री स्कूल को एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पे रन करने के लिए किसी भी डायरेक्टर को कितने घंटे ऑन अ डेली बेसिस एक स्कूल के अंदर इन्वेस्ट करने? अगर मेरा स्कूल न्यू है तो मुझे पूरा टाइम उसमें को स्कूल को देना होगा, मॉर्निंग आवर्स और आफ्टरनून में। How easy is it for me or how comfortable is it for me to enter into this preschool venture? थोड़ी सी स्टडी करनी जरूरी है। Welcome to the mic session with Akash Gupta. आज की कॉन्वर्जेशन को ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अनामिका मैम। अनामिका चड्ढा मैम, 21 इयर्स का मैम का एक्सपीरियंस है इनटू द प्री स्कूल एजुकेशन, एंड मैम का जो वर्क प्रोफाइल है वो बहुत डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो मैम इज केटरिंग टू almost 800 plus schools, preschools, for one of the major preschool chains in India. So हम मैम से आज कनेक्ट करने वाले हैं और कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट प्री स्कूल्स रिक्वायर। मैम किस तरह से अपनी टीम को, किस तरीके से अपनी प्रोसेसेस को उन स्कूल्स तक लेके जाते हैं, और थोड़ा बहुत किस तरह के चैलेंजेस और किस तरह के डेली ऑपरेशंस एक स्कूल को फेस करने पड़ते हैं। सो इसी के साथ आई वुड लाइक टू वेलकम अनामिका मैम। थैंक यू आकाश सर। वेलकम टू द शो मैम। मैम, मेरे को ऐसी एक स्टोरी किसी ने बताई थी। सो वो स्टोरी थी कि जब आप प्री स्कूल इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे थे, मतलब जो यू वर न्यू टू दिस इंडस्ट्री, तो उस टाइम पे कंप्यूटर्स और जो टेक्नोलॉजी था वो बहुत स्मॉल एलिमेंट था, एक बहुत स्मॉल फैक्टर था जो इस इंडस्ट्री को अडेप्ट करा था। सो इनिशियली आप थोड़े से एप्रीहेंसिव थे कि टेक्नोलॉजी कैसे होगा, क्या होगा, एंड टुडे व्हेन वी सी यू वर्किंग, तो आपका एक 80 to 85% ऑफ जो आपका टाइम है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स के ऊपर, लेजर्स के ऊपर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर रहता है। सो उस टाइम की और इस टाइम की जो प्री स्कूल की जो इंडस्ट्री है उसके बारे में आप कुछ बता पाओगे हमें कि जब स्टार्ट हुआ था तब किस तरह से चीज़ें थी, किस तरह से सपोर्ट्स थे, किस तरह से एक स्कूल का जो स्ट्रक्चर था वो क्रिएट होता था, और आज सेम चीज़ किस तरह से या क्या उस पूरे प्रोसेस के अंदर चेंजेस आए हैं? अ, आकाश सर, इसमें मैं ये कहूँगी कि ये जो टाइम पीरियड है, इतना लॉन्ग जर्नी जो है वो काफ़ी चेंज हुआ। क्योंकि पहले जो पर्सन था उन्हें लगता था कि वन टू वन, आमने-सामने हम आपस में बात कर रहे हैं। टेलीफ़ोनिक भी इतना नहीं होता था कि आमने-सामने बात कर रहे हैं, मीटिंग्स होती थी तो वो उस तरह से होती थी। अब ऐसा लगता है कि हम एक ही जगह से बैठे हुए, इतनी सारे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम यहाँ से ही अपनी अपने जो भी हैं प्ले स्कूल के जिनसे भी हम डील करते हैं, उनको हम बहुत सारा सपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें, इसमें मैं कहना चाहूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई अपने यहाँ पे कोई चीज़ दिखानी है, कोई बुक सेट दिखाना है या कुछ भी चीज़ करनी है, तो पहले मुझे एक-एक का नाम या उस तरह टाइप करके, फ़ोन भी थोड़े दूसरे तरह के होते थे, इस तरह से नहीं टाइप कर पाते थे उनको, और वो टाइप करना, उनको नाम लिखकर या फ़ोटो क्लिक करने वाले भी ऐसे मोबाइल्स नहीं थे हमारे पास कि हम फ़ोटो क्लिक कर सकें। तो उस तरह से वो नाम बताना, फ़ोटो की बारे में बताना कि उसमें क्या है, बुक सेट के अंदर या कैसा क्या है। आज वो बुक सेट के लिए मैं पूरी वीडियो बनाकर उन्हें भेज सकती हूँ एकदम से एक क्लिक के अंदर, और उसमें कैसी सिलेबस है, क्या है, वो एक क्लिक में एक पीडीएफ फाइल जस्ट गई और सारी क्लियर उनको कि कैसा हो रहा है वहाँ पे। और ऐसे ही कहूँ कि मैं सेटअप की बात करूँ या कोई भी इस तरह की बात करूँ कि कोई सपोर्ट देना है फ्रेंचाइज़ी को या कोई और मुझे बात करनी है, तो वो बात आती थी, फिर हम उसके बारे में खुद से सोचते थे कि कैसे करना है, वो करना है।
आज की डेट में मैं एक क्लिक पे उसको सर्च करके देख सकती हूँ कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है सामने से, और उसको करके और फटाफट डिस्कस करके और फटाफट उस तरह का रिप्लाई हो सकता है उसका। पर पहले ये बहुत लॉन्ग जर्नी होती थी, एक-एक चीज़ को देखना और फिर उसके बारे में डिटेल ढूँढना और फिर उस तरह से इन राइटिंग भेजना। इन राइटिंग भी हम उसको पोस्ट करते थे और वो पोस्ट करने के बाद उनके पास पहुँचता था, फिर रिप्लाई आता था। हम उस तरह की चीज़ें उन्हें डेली बेसिस पे बताते थे, जो एक लंबा प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस हो जाता था। आज की डेट में वही प्रोसेस बहुत ईज़ी हो गया है। चाहे मैं उसको एकेडमिक में कहूँ, चाहे मैं उसको ये कहूँ कि हम उन्हें कुछ अकाउंट्स के बारे में बताना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें अब बहुत ईज़ी हो गई हैं और यहाँ से उन्हें कंफर्टेबली हम सारी चीज़ें बता Yes. सकते हैं। मैम, जैसे कि हमने बात करी कि कुछ चैलेंजेस थे, जैसे टेक्नोलॉजी के हो गए या टेक के हो गए, तो इसके अलावा जो स्कूल के एक ऑपरेशनल चैलेंजेस होते थे ऑन डेली लेवल, मतलब पेरेंट्स की जो क्वेरीज होती थी, पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती थी, क्या उनके अंदर भी इतने ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, या वो जो प्रॉब्लमैटिक थिंग्स हैं जो एक स्कूल शायद आपके साथ हाईलाइट करता है और वो जानना चाहता है कि इस प्रोसेस को मैं और कैसे बेटर कर सकता हूँ? अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें तो बहुत सारे स्कूल्स को चैलेंज आता है कि मैं फी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाता पेरेंट्स को, मैं एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड नहीं कर पाता कि मेरी जो फीस है उसके बदले जो मैं डेवलपमेंट करने वाला हूँ वो किस किस तरह से होनी है। तो मेजरली क्या इसी तरह के चैलेंजेस थे, या उस टाइम के चैलेंजेस अपने आप में कुछ बहुत मेजर डिफरेंस था चैलेंजेस के अंदर? नहीं, डिफरेंस तो था ही ऑब्वियसली, क्योंकि पहले हम जो फीस स्ट्रक्चर बनाते थे वो पूछ के सामने कि ये है, ये हो जाएगा, आपके एरिया में ऐसा है, पॉकेट कैसी है पेरेंट की, उस पॉकेट के अकॉर्डिंग आपके एरिया में कितने एजुकेटेड पर्सन हैं या कैसे हैं, उस तरह से पूछ के हम वो ऐसे बनाते थे। अगर मैं आज की बात करूँ, तो आज की बात में मुझे पता है कि ये एरिया है, मैं उस एरिया के बारे में डिटेल में हम सर्वे कर लेते हैं, ऑनलाइन सर्वे कर लेते हैं हम उसके अंदर कि ये स्कूल्स हैं, ये कॉम्पिटिटर्स हैं उनके, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको फीस को उनका देख लेते हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा। उसके अकॉर्डिंग भी हम अपना जजमेंट कर लेते हैं कि क्या बेटर है और किस तरह की हम ऐड ऑन कर सकते हैं फीस में, क्या अमाउंट हम उसके अंदर तय कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें करके हम उनको डिटेल में बता सकते हैं, जो कि पहले ये होता था कि पेरेंट्स आते थे उनके पास, हम एक फीस स्ट्रक्चर बनाकर देते थे, पेरेंट्स उनके पास आते थे, तो वो उनको कहते थे इतना हायर आपका फीस स्ट्रक्चर है, इसमें तो ये कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये स्कूल हम इतना लेता है, ये स्कूल इतना लेता है, फिर वो स्कूल हमें वो चैलेंजेस बताते थे कि ये फेस कर रहे हैं हम, फिर उस अकॉर्डिंग उनकी बात सुनते थे हम, फिर फीस स्ट्रक्चर मेंटेन करते थे। पर आज कहूँ तो 90% हम टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीज़ें करने से हमें उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं कि ये फीस स्ट्रक्चर हाई हो गया हमारे अकॉर्डिंग, टियर 3 में है या टियर 4 में है हम, तो उस तरह से, क्योंकि टियर 1 और टियर 2 का थोड़ा आइडिया ज़्यादा अच्छे से लग जाता है। टियर 3 और टियर 4 में ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आती थी। हाँ, वो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि उस हिसाब से थोड़ी-सी आज की डेट में कम हुई है, जो हमें पहले फेस करना पड़ता था उनको बताने। कुछ और प्रॉब्लम्स आप मेरे साथ शेयर कर पाओगे जो स्कूल्स को एक बड़े लेवल पे इंडिया के अंदर वर्क करते हुए टाइम टू टाइम फेस होती है, या टाइम टू टाइम उसी तरह के चैलेंजेस जो हमें एक मेजॉरिटी ऑफ नेटवर्क के अंदर या मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स के अंदर कोई सिमिलर काइंड ऑफ चैलेंज या सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो आज की डेट में थोड़ी सी प्रेवेलेंट हो? आज की डेट में मैं ये कहूँगी कि स्कूल को लगता है, मतलब पेरेंट्स के व्यू से अगर मैं बताऊँ, तो पेरेंट्स के व्यू से मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मुझे ओल्ड और न्यू में कंपैरिज़न करना है कि जस्ट अभी बताना है कि कैसे वो हो रहा है। जैसे आप कंफर्टेबल, अगर आप एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहते हो तो एक कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हम आज की प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं बिकॉज दे आर मोर रेलेवेंट, तो हम उस हिसाब से आज प्लान की कर डेट सकते हैं। में अगर मैं टियर 1 और टियर 2 की बात करूँ, तो उन्हें अलग-अलग स्कूल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ब्रांड क्या होता है, लोकल क्या होता है, वो क्लैरिटी है। 60 टू स पेरेंट्स पॉइंट ऑफ हाँ, पेरेंट्स पॉइंट व्यू से 60 टू 70% पेरेंट्स को ये क्लैरिटी है कि ब्रांड की वैल्यू क्या है और ब्रांड में मेरा बच्चा कैसे कंफर्टेबल रहेगा, किस तरह की उसको स्टडीज़ वहाँ पे मिलेंगी, उसका बेस कैसे बनेगा वहाँ पर, और कैसे-कैसे एक्टिविटी लर्निंग या उस तरह की चीज़ें प्रोवाइड होंगी। कुछ मैं बात करूँ टियर 3 और टियर 4 में क्लैरिटी उतनी नहीं, पहले के कंपैरिज़न में आई है, पर अभी भी उतनी नहीं आई है उनके पास कि वो समझ सकें कि मेरा बच्चा अगर एक लोकल स्कूल में जा रहा है और एक ब्रांडेड स्कूल में जा रहा है, तो उसमें क्या फ़र्क है।
उसका बेस कितना डेवलप होगा कि आगे जाके उसको फॉर्मल स्कूल्स में जो स्टडी होंगी उसपे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है और क्या नहीं पड़ने वाला। ये चीज़ें अभी भी थोड़ी-सी टियर 3 और टियर 4 में क्लैरिटी कम है। हाँ, बट अकॉर्डिंगली मैं अगर लास्ट 10 इयर्स या उस तरह 15 इयर्स की बात करूँ तो उसमें चेंजेस आए हैं। एक मेजर चेंजेस आए हैं, बट कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि स्टडी के लेकर कहीं न कहीं किसी-किसी यूनिफ़ॉर्म बुक सेट्स को वगैरह लेकर कि नहीं ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, उस चीज़ को वो कंपैरिज़न करते हैं अपने लोकल स्कूल्स के साथ कि वो इस तरह की चीज़ें लेते हैं और उसमें ऐसा होता है, आप इसमें हमें क्या ख़ास दे रहे हो, आप इसके अंदर क्या बता रहे हो हमें, ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स के व्यू से होता है। उस चीज़ को क्लैरिटी देने के लिए हम अलग-अलग चीज़ों के डिटेल्स में उनको बताने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ ब्रांड की वैल्यू क्या है? ब्रांड आपके बच्चे को क्या दे रहा है? और उसका सेटअप किस तरह से बच्चे का आगे डेवलपमेंट, ग्रोथ में और ये सब चीज़ों में होगा। तो इस तरह की क्लैरिटी हम देने की वो करते हैं। सो एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम स्कूल्स को जो सपोर्ट देते हैं उसके अंदर एक मेजर पार्ट हो गया उनकी मार्केटिंग और उनकी ब्रांडिंग का सपोर्ट, जहाँ पे हम उनको बताते हैं कि एक ब्रांड कैसे एग्जिस्ट करता है, एक ब्रांड कैसे वर्क करता है, ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स को कैसे समझाता है और किस तरह से कलेक्ट करता है। इसके अलावा हम सपोर्ट की जब बात करते हैं तो प्री स्कूल्स को और किस तरह के सपोर्ट टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड होते हैं? मैं इसमें ये कहूँगी जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, एक न्यूबॉर्न बेबी को कैसे मतलब अगर स्टार्ट करते हैं जैसे उसने मिल्क भी कैसे हमें देना है, अब उसकी ग्रोथ हो रही है, अब उसको बैठना कैसे जैसे एक मदर उसका टेक केयर करती है कि बच्चे को कैसे डेवलप होगा और उसको देखना। उसी तरह से सपोर्ट के लिए बोले तो ये जो भी जितने भी हैं लोग वो एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं होते। उन्हें नहीं पता होता कि कैसे एक स्कूल बढ़ेगा, कैसे ग्रो करेगा। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप उसको स्कूल बनाना, स्कूल का सेटअप कैसे करना है और सेटअप होने के साथ-साथ वहाँ पे हमें किस तरह की मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग करने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट उस एरिया के अकॉर्डिंग वो मार्केटिंग कौन-सी वहाँ पे चलेगी, वो सारी चीज़ें जो हैं अ, वो बताना उनको कैसे वो क्या करना है। अ, मैं छोटी-सी बात कहूँगी, पेंट करवाना है वो स्कूल को, तो पेंट भी आज की डेट में वो पहले वाले पेंट या नए पेंट में क्या चीज़ है, क्या कलर कॉन्सेप्ट लेकर चलना है जो पेरेंट्स अट्रैक्ट हो रहा है उसके ऊपर और किस तरह के हमें सेटअप बनाने हैं, कॉन्सेप्ट्स रूम बनाने हैं अपने यहाँ पर। एंट्री पे हमें कैसे डेवलप करना है, देखते ही एकदम से पेरेंट्स को लगे कि मैं कहाँ आ गया, वो सारी चीज़ें। प्लस उसके बाद जब स्कूल का स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट होने के बाद अब पेरेंट्स क्वेरीज़ आ रही हैं उनके पास। एडमिशन्स के लिए वो पूछ रहे हैं, आगे से उन्हें किस तरह से बताना है कि एडमिशन्स आपका कन्वर्ट हो जाएगा, आप उसको बता रहे हैं। अब स्कूल स्टार्ट हो गया, स्कूल में बच्चे भी आ गए हैं। अब बच्चों को क्लास में टीचर किस तरह से पढ़ाना है, क्या करना है, वो जब तक ट्रेनिंग अलग-अलग आज की डेट के अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग नहीं उन्हें दे रहे, उन्हें नहीं बता पा रहे और काउंसलिंग कैसे करनी है मेजर तौर पे और ये सारी चीज़ें बताना, ये एक सपोर्ट सिस्टम और ये मैं कहती हूँ ये एक बस सपोर्ट सिस्टम कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ये 4 टू 5 थिंग्स उन्हें बता दी और ये खत्म हो गया। ये सपोर्ट डेली बेसिस पे रहता है, डेली बेसिस पे चैलेंजेस आते हैं स्कूल को कि आज मेरे स्कूल में इस तरह से कोई पेरेंट आया था। फॉर एग्जांपल मैंने पीओपी स्कूल में कराया है, मैंने एनुअल डे करवाया है, मैंने बेबी शो करवाया है, मैंने आज बच्चों के लिए कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन करा है, मैं कोई फेस्टिवल्स आज सेलिब्रेट कर रही हूँ और हमारे यहाँ पे ना ये ट्रेंड है कि हमारा ये इस तरह का फेस्टिवल यहाँ पे बनाया जाता है। तो वो कैसे करना है उसकी डिटेल अब मुझे मार्केटिंग के लिए कुछ डिज़ाइन्स चाहिए या आज मुझे एक ऐसी वीडियो चाहिए जो मुझे अपने यहाँ पर थिएटर में चलानी है या मुझे अपनी क्या कहते हैं काउंसलर रूम में लगाना है या मुझे इसकी मार्केटिंग करनी है कुछ वीडियोस वगैरह के लिए तो वो सारी चीज़ें सपोर्ट देना मतलब डिफरेंट टाइप्स के कहूँ तो बहुत बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो डेली बेसिस पे स्कूल को फेस करने पड़ते हैं और वो सारा सपोर्ट देना अ, उस तरह से साथ के साथ चलता रहता है मेरे को लगता नहीं वो कहीं ऐसा खत्म होने वाला है इवन इसमें कहूँ जो स्कूल काफी टाइम से भी चल रहे हैं पुराने ओल्ड स्कूल्स भी होते हैं उनको भी कई कई बार ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं जिसके लिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि हमारी टीम बहुत तरीके से या बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ सपोर्ट एक स्कूल को प्रोवाइड करता है।
माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम इस सपोर्ट को कैसे प्रोवाइड करते हैं, हम अपनी टीम को किस तरह से गाइड करते हैं कि वो इन चीज़ों को टेकअप करे और इन चीज़ों को सॉल्व करे। थोड़ा सा उसके बारे में आप कुछ बता सको हमें तो। सपोर्ट की टीम जो होती है, सपोर्ट की टीम को एक ना रेगुलर ट्रेनिंग की मैं अगर बात कहूँ तो एक रेगुलर ट्रेनिंग की बात रहती है, क्योंकि कोई भी स्कूल डेली बेसिस पे एक नया क्वेश्चन कर देता है। शायद वो क्वेश्चन पहले से कभी आया ही ना हो। तो फिर उस टॉपिक को लेकर पूरा डिस्कशन होता है कि ये चीज़ ऐसी है, इसको ये स्कूल इस तरह से फेस कर रहा है, तो आपको इसको आगे से कैसे बताना है? क्योंकि फर्स्ट टाइम तो उन्होंने ये कह दिया कोई बात नहीं, हम इसको एक डिस्कस करके फिर उस तरह से बताते हैं। इट्स ओके, बट नेक्स्ट टाइम वो चीज़ हम और प्रैक्टिकली उन्हें कैसे बता सकते हैं, उस पे डिस्कस करना और फिर पूरी टीम को उसके लिए अपडेट करना। इस तरह के चैलेंजेस हमारे पास जो रेगुलर है वो ऑफलाइन मोड से, ऑनलाइन मोड से, कॉल के थ्रू, इस तरह से डेली बेसिस पे आते रहते हैं। स्कूल ने ये कहा कि आज मैंने एक पीओपी करवाई थी, आज मेरे पास पेरेंट आया, उसने मेरे से ये क्वेश्चन करा कि आपकी बुक के अंदर ये पार्ट तो मिसिंग है। तो मैंने तो बुक आपसे ली है। आप मुझे बताइए कि बुक्स को कैसे ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करके देना है। ये एक पार्ट हो गया। किसी ने फीस स्ट्रक्चर पे ऑब्जेक्शन कर दिया, तो उस फीस स्ट्रक्चर को लेकर कि कैसे क्या होना चाहिए, वो उस तरह से कर दिया। मेरे बच्चे ने आज घर जाके फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कुछ गलत वर्ड बोल दिया, तो वो गलत वर्ड जो बोला, वो आपके स्कूल्स में किसी बच्चे से उसने फेस करा है, सीखा है, तो वो चीज़ वहाँ पे जाके उनको क्लैरिटी देनी कि नहीं ऐसा स्कूल में नहीं है, स्कूल में तो इस तरह की चीज़ें अलग-अलग बताई जाती हैं। तो इस तरह के डेली बेसिस पे जो-जो अलग-अलग चैलेंजेस आते हैं, वो एक ग्रुप डिस्कशन से और उस तरह से बता के टीम वर्क के साथ, वो पूरा उस तरह से चैलेंज को क्लियर किया जाता है। ऐसे चैलेंजेस उनके अकाउंट्स को लेकर हो सकते हैं। अकाउंट्स में वो कहते हैं कि हमें इस तरह की क्लैरिटी नहीं थी, हमने ये चीज़ मंगवाई थी, गलत चीज़ आ गई हमारे पास, आपने उसको कैसे वो किया, आपकी गलती है या जो भी है, अदरवाइज़ वो सारी चीज़ें वो उस तरह से मेंटेन करने की एक टीम वर्क के थ्रू वो सारा वर्क होता है। मैम आई मतलब सिंस यू आर अ पेरेंट, अगर मैं एज अ पेरेंट आपसे पूछूं कि अगर आप अपने बच्चे के लिए आज की डेट में प्री स्कूल को किसी भी प्री स्कूल के एडमिशन के लिए अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो या उसका कोई प्रोसेस हो, तो आप पेरेंट को ऐसी कौन सी चीज़ें बताएंगे टू चेक फॉर अ स्कूल बिफोर दे टेक एडमिशन इन एनी स्कूल? ओके, मैं एक पेरेंट को ये बताना चाहूँगी कि आप जिस भी स्कूल को सर्च कर रहे हैं, उस स्कूल में पहले जब आप जा रहे हैं, तो उस स्कूल में जाने पर आपको स्कूल में एंटर से लेकर सेफ्टी मेजरमेंट को देखते हुए आगे काउंसलिंग पार्ट पे आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में आपके बच्चे को वो किस तरह से स्टडी करवा रहे हैं, वहाँ पे किस-किस तरह की प्रैक्टिकली स्टडी है या किस-किस तरह की वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो रही है वहाँ पे, वो बताया जा रहा है कि नहीं करा है। क्योंकि कॉमनली मैं कहूँ तो काउंटिंग या अल्फ़ाबेट या वो हिंदी के व्यंजन स्वर जो भी हैं, उनसे रिलेटेड जो राइम्स वगैरह हैं, वो तो सेम ही रहने वाली है। कोई किसी ने उसको पहले पढ़ा दिया, स्टार्टिंग करा दी, किसी ने उसको फ़ोनेटिक्स के उसमें करवा दिया, बट वो किस वे में उसको बता रहे हैं बच्चे को कि बच्चा कितनी जल्दी उसको ग्रैस्प कर रहा है और वो उस चीज़ को आगे लेकर जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं काउंटिंग कहूँ तो मैंने काउंटिंग में लिख दिया आज बच्चे को स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन सिखानी है। तो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन जो है, वो हर स्कूल सिखाता है, पर वो किस फॉर्मेट में उनको बता रहा है, कैसे कर रहा है, प्लस आप कलर कॉन्सेप्ट बच्चे को किस तरह से बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्कूल में वॉशरूम्स किस तरह से बने हुए हैं, वो बच्चे के लिए सेफ्टी मेजरमेंट को देखते हुए हैं भी कि नहीं है। स्कूल में प्ले एरिया में हम उसको क्या-क्या एक्टिविटीज़ कराएँगे या वीकली बेसिस पे कोई एक्टिविटी है कि नहीं है स्कूल के अंदर, क्योंकि जितनी जल्दी बच्चा इन राइटिंग वर्क से ज़्यादा इन लर्निंग बेस पे वो सीख सकता है, वो ज़्यादा मस्ट है। तो ये सारी चीज़ें स्कूल में जाके पेरेंट्स को ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि फीस ज़रूर है, फीस का कंपैरिज़न ज़रूर होता है, बट फीस फिर भी मेरे हिसाब से अगर बच्चे को ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तो कहीं न कहीं वो एडजस्ट हो सकती है। बट बच्चे को लर्निंग बेस्ड अगर एक्टिविटीज़ और ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो वो बच्चा घर जाके भी उन सब चीज़ों को अप्लाई करता है और वो सारी चीज़ें उसकी लाइफ में मेरे ख्याल से होल लाइफ वो चीज़ें काम आती हैं उनके। मैम एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो एक्टिविटीज़ हैं ये सिर्फ बच्चे की डेवलपमेंट के लिए नहीं होती हैं। तो इन एक्टिविटीज़ को जब हम प्लान कर रहे होते हैं तो हमारा एक लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी एक्टिविटी को प्लान करते हुए,
और हम स्कूल्स के साथ जब इन तरह के एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं, तो स्कूल्स का कोई रिस्पॉन्स आप बता पाओगे कि स्कूल्स कितने कितने ओपन होते हैं या कितने रिस्ट्रिक्टिव होते हैं ऑन सच एक्टिविटीज़? नहीं, मैं ये कहूँ आज की डेट में प्ले स्कूल्स में एक्टिविटीज़ तो स्कूल्स के अंदर है। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि वो स्कूल जो है वो एक्टिविटीज़ जो करा रहा है, वो एक रेगुलर से हटकर उसके मोटर स्किल्स को कितना डेवलप कर रहे हैं, बच्चे को माइंड को कितना वो कहते हैं ना कि एक बच्चा है वो उस पे फ़ोकस कर रहा है और वो उस चीज़ को सीख रहा है, वो चीज़ अलग है। अगर मैंने कुछ काउंटिंग के लिए कुछ स्टिक को यूज़ कर लिया या मैंने कुछ और चीज़ को यूज़ कर लिया, वो एक अलग चीज़ है। बट मैं उस चीज़ को बच्चे को साथ-साथ प्रैक्टिकली भी करवा रही हूँ, तो वो बच्चा उस लर्निंग को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई रेड लाइट का या मैंने ये बताया कि ट्रैफिक लाइट के बारे में मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। मैंने उनको कुछ कलर कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए कुछ किया है, तो बच्चे को जब तक यही नहीं पता चलेगा कि ये रेड कलर है और रेड कलर का प्रैक्टिकली आप किस-किस चीज़ में उसको यूज़ कर सकते हो, कैसे है, मैं कुछ लाइन बता रही हूँ आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, आप कैसे भी उसको बच्चे को करो तो कहीं न कहीं बच्चे को वो पकड़ना, ये सब चीज़ें मोटर स्किल्स और साथ-साथ कलर कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर होना और साथ-साथ माइंड एक तरह से उनका डेवलप होता है कि मैंने ये एक एक्टिविटी करी है जिसमें मैंने कलर क्या कहते हैं लर्निंग पेंसिल का ग्रिप करना और ये सारी चीज़ें मैंने उसमें सीखी हैं। तो वो एक अलग तरह की फ़ील उसके अंदर बच्चे के अंदर जाती है, जो उस चीज़ को समझता है और उसको लगता है कि ये चीज़ें मुझे और भी आगे जाके अलग-अलग चीज़ों में वो यूज़ होती हैं उनकी वो सारी चीज़ें। जैसे कि आपने मेंशन किया कि एक्टिविटी बेस्ड आज सारे मोर और लेस हर स्कूल के अंदर फॉलो हो ही रहा है, तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये स्कूल्स अपने लेवल पे प्लान करते हैं, एक जनरल अगर हम बात करें तो? ये स्कूल मैं अगर इसमें लोकल स्कूल्स की बात करूँ, तो वो तो एक कहूँ कि देखा-देखी आज की डेट में वो गूगल सर्च और ये सब करके वो उस तरह से वो करते हैं। बट मैं ब्रांड की बात करूँ, तो ब्रांड उस तरह से देख के कि बच्चे की डेवलपमेंट किस एज में कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा 2 प्लस है, 3 प्लस है, 4 प्लस है, 5 प्लस है, उस एज के अकॉर्डिंग वो उसको डेवलपमेंट को देखते हुए तब उस तरह से वो एक्टिविटी को प्लान करते हैं कि बच्चे को 2 प्लस के बच्चे को अभी इतना नहीं पता कि मुझे लाइन ड्रॉ करनी है या मुझे ऐसे करना है। उनको इस तरह की चीज़ें पता चलनी चाहिए कि वो उसको देखें। उनको एक तरह से बैठना भी वो सीख रहे हैं, तो वो एक उनकी एक एक्टिविटी है कि मुझे इतना उसको बैठना है। वो बैठने के लिए कुछ अट्रैक्ट करने के लिए उनको कोई चीज़ दिखाई जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको पपेट शो की एक्टिविटी कराई जा रही है, तो वो पपेट शो में वो कितना अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है और वो समझ रहा है कि ये पपेट शो कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्लव पपेट की बात करती हूँ, तो बच्चे ने ग्लव पपेट पहना और वो ग्लव पपेट से कुछ-कुछ अलग-अलग पोज़ बना रहे हैं। उसको एक फ़ोटो उसकी क्लिक हो रही है उस तरह से उसमें, तो वो एक 2 प्लस बच्चे के लिए ओके है कि हाँ, वो उस तरह से करे। ऐसे ही थोड़ी-सी ग्रोथ होती है 3 प्लस के लिए। ये ब्रांड ज़्यादा उस तरह से वो देख पाता है कि किस ऐज के फैक्टर के अकॉर्डिंग किस क्या-क्या चीज़ यूज़ होनी है। लोकल में तो वो कुछ भी मार्केट से लिया और वो उस तरह से उसका प्लान कर लेते हैं। जब हम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक टीचर पे एक एडेड बर्डन आ जाता होगा कि उसको एक्टिविटी प्लान करनी है, उसको पपेट बनाना है, उसको स्टिक बनाना है या उसको कटआउट बनाना है। तो हम इन चैलेंजेस को कैसे कैटर करने की कोशिश करते हैं? टीचर्स के अपने-अपने पहले से ही अकॉर्डिंगली वीकली प्लानर्स होते हैं। उन वीकली प्लानर्स के अकॉर्डिंग वो प्लान करते हैं कि मुझे क्या कहते हैं वीकली लास्ट वीक में फॉर एग्ज़ाम्पल वो सैटरडे ऑफ होता है स्कूल तो फ्राइडे को मुझे ये वाली एक्टिविटी करवानी है। तो उसका प्लान करके वो पहले से ही उसको ऐड ऑन करते हैं अपने करिकुलम में कि मैं आगे उसको कैसे करवा पाऊँगी। हाँ, और रिलेटेड उससे जो मटेरियल है मैं कहूँ कि इसमें जो स्कूल्स हैं ब्रांडेड वाले वो तो उस तरह से प्लान कर रखते हैं इन हाँ, जो लोकल है या अदर स्कूल्स जो होते हैं वो उसको मतलब डेली बेसिस पे लेकर आते होंगे उसको वीकली बेसिस पे करते होंगे कि किस तरह से उसको दिखाना है और करना है बच्चे के साथ। वो फेस्टिवल से रिलेटेड हो सकता है, वो उनके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो उस तरह से टीचर्स को पहले से प्लान करना पड़ता है इन एडवांस वो ऐसे मतलब ये इंस्टेंट वाली बात उसमें नहीं हो सकती। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैम, मैं मतलब बहुत ज़्यादा वंडर करता हूँ, आप बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे स्कूल डायरेक्टर्स के साथ काम करते हो। सो ऐसी कौन सी
डायरेक्टर्स या ऐसे कौन से बैकग्राउंड से आने वाले डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है? मतलब आई एम श्योर कि हमारे जो आपके नेटवर्क के जो डायरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आते हैं। हम जब प्री स्कूल की बात करते हैं तो वी सी अ लॉट ऑफ फीमेल्स हु आर इनटू एजुकेशन, इनटू टीचिंग, या जिनका कभी कोई पैशन रहा है, दे एंटर द प्री स्कूल वेंचर। इसी तरह से बहुत सारे बिजनेसमैन हु आर लुकिंग फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट और हु आर लुकिंग टू रन एन एडिशनल वेंचर, तो उस तरह से बहुत सारे डायरेक्टर्स आते हैं। तो इस तरह से आप पे किस तरह की जेंट्री प्री स्कूल एजुकेशन या प्री स्कूल वेंचर में आती है, या आपका इंटरेक्शन किस तरह की जेंट्री के साथ होता है? एंड इफ यू कुड टेल अस कि मतलब इस तरह के लोगों के साथ ये वाली चीज़ अच्छी है या नेगेटिव है, या जिस पे कुछ वर्क करना पड़ता है, या बहुत जल्दी हो जाता है, या उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, तो उससे रिलेटेड कुछ। सर इसमें अगर मैं फीमेल्स के लिए बात करूँ, फीमेल्स डायरेक्टर्स के लिए बात करूँ, तो फीमेल डायरेक्टर्स जो हैं उसमें एजुकेटेड और थोड़ा बहुत बिज़नेस माइंड उनके अंदर हो, तो वो उसको अच्छे से हैंडल कर लेते हैं और उस तरह से बता सकते हैं। थोड़े से कम फीमेल जो है एजुकेटेड नहीं है, थोड़ी-सी कम एजुकेटेड है और वो कहीं न कहीं उसको मतलब मैं कहूँ कि लोकल लेवल पे कंपेयर कर रही हैं और वो कर रहे हैं, वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं उनको समझाने में कि ये आप एक स्कूल को लेकर चल रहे हैं, तो ये स्कूल इस तरह से ब्रांड के साथ है या उस तरह से उसको समझाने में वहाँ पे टाइम लगता है। बट एजुकेटेड और जो अपनी ग्रोथ को लेकर स्कूल को बिज़नेस को लेकर जो फीमेल इंटरेस्टेड रहती हैं, वो उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर इसमें मैं जेंट्स की बात करूँ तो जेंट्स में अगर वो सोचकर ये लेकर आए हैं स्कूल्स को कि हम इसको बिज़नेस के उससे व्यू से प्लान करेंगे, तो वो उसको ना अच्छे से लेकर जाते हैं। हाँ, इसमें भी एक पॉइंट है, अगर वो जो पर्सन है, वो पर्सन बहुत सारे बिज़नेस के साथ इन्वॉल्व है और साइड बाय साइड एक प्ले स्कूल का बिज़नेस वो कर रहे हैं, तो वो उस तरह से प्ले स्कूल में अपना रोल कम दिखाते हैं क्योंकि उनके अदर बिज़नेस होते हैं, तो उन्हें लगता है साइड बाय साइड ये चल रहा है, तो कोई बात नहीं, इसमें ये चलता रहे, तो वो उसकी ग्रोथ को लेकर इतना उसमें इंक्लूड नहीं होते या उन्होंने किसी सेकंड पार्टी इन द सेंस कि उन्होंने किसी काउंसलर के ऊपर वो स्कूल छोड़ रखा है, तो वो काउंसलर उसमें कितना इन्वॉल्व होना चाहती है, कितना इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, ये डिपेंड उसके ऊपर करता है कि वो स्कूल को कितनी ग्रोथ पर ले जाती हैं या नहीं ले जाती। हाँ, अनएजुकेटेड कहूँ तो अनएजुकेटेड लोग भी होते हैं, जो स्कूल के उसमें होते हैं। अनएजुकेटेड इससे नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल ही पढ़े नहीं है, ऐसा तो मेरे ख्याल से कम ही लोग होंगे जो नहीं है। बट वो बिल्कुल माइंड एक उन्होंने बना लिया कि बस इतना ही है, तो इतने में ही रहना है, इसके अदर हमें अपना माइंड डेवलप करना ही नहीं है। तो वहाँ पे बड़ा लगता है चैलेंज कि इनको कैसे बताया जाए कि इस चीज़ में और बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, आप उस तरह की चेंजेस उसमें कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस आते हैं उसके अंदर, नहीं तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हम होते हैं, लॉयर्स भी होते हैं और अलग-अलग लोग होते हैं उसके अंदर। बट यही वाले चैलेंजेस थोड़े से जैसे लगते हमने हैं। बात करी टाइम इन्वेस्टमेंट और मनी इन्वेस्टमेंट की, तो एक प्री स्कूल को एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे रन करने के लिए एक किसी भी डायरेक्टर को कितने घंटे ऑन अ डेली बेसिस एक स्कूल के अंदर इन्वेस्ट करने चाहिए, और ऐसे कौन से रोल्स हैं जो एक डायरेक्टर को डायरेक्टली टेकअप करने चाहिए फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द स्कूल? अगर मैं इसमें कहूँ कि मैं एक डायरेक्टर हूँ और मैंने अपने यहाँ पे एक काउंसलर रखी हुई है और वो उस तरह से स्कूल को देख रही है, तो मैं मॉर्निंग और जब स्कूल क्लोज हो रहा है, अगर मेरा स्कूल न्यू है, तो मुझे पूरा टाइम उसमें को स्कूल को देना होगा जब तक मेरा सेटअप और एक तरह से मैं कहूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, एडमिशन्स न्यू एडमिशन्स हैं, वो एक तरह से सेट हो गए हैं, तो इट्स ओके। बट अदरवाइज मुझे मॉर्निंग आवर्स और आफ्टरनून में क्लोजिंग टाइम पे जरूर देखना चाहिए कि कैसे स्कूल में एंट्री हो रही है, बच्चे किस तरह से क्लास में सेटल्ड हो रहे हैं, हमारा स्टाफ उस तरह से उनको कैसे देख रहा है, और लास्ट में जब हम क्लोजिंग कर रहे हैं स्कूल की, तो हमारा स्टाफ उनको किस तरह से क्या किया, और मुझे अगर स्कूल की रिपोर्ट लेनी है, तो मैं रिपोर्ट उस तरह से एज अ डायरेक्टर लेवल उनसे ले सकूं कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और किसी को कोई चैलेंज फेस किया है, तो हम उस चैलेंज को कैसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं। धीरे-धीरे इसमें टाइम में थोड़ी-सी अलग मूवमेंट हो सकती है कि कभी मिस कर दिया या कुछ कर दिया, बट एक स्कूल की ग्रोथ के लिए अगर कहूँ, तो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। 1 ऑवर आप टाइमिंग कहें तो वो मॉर्निंग में ज़रूर है और 1 ऑवर इवनिंग में सिमिलरली, जब स्कूल स्टैंड हो गया। अदरवाइज़ आपको 3 टू 4 आवर्स होते हैं या 4 टू 5 आवर्स के लिए प्ले स्कूल्स होते हैं मोस्टली, तो वो टाइमिंग आपको देना चाहिए।
क्या ये टाइमिंग्स टियर 1 स्कूल्स और टियर 4 स्कूल्स, मतलब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग अभी तक है वो ये है कि टियर 1 के जो चैलेंजेस हैं दे आर आल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम टियर 4 के जो स्कूल्स के चैलेंजेस हैं। तो क्या ये जो 1 घंटे की इन्वेस्टमेंट है ये यूनिलैटरली दोनों पे अप्लाई करती है या? दोनों पे। ठीक है। और मैम अगर हम ऐसे बात करें कि इफ आई एम न्यू टू दिस इंडस्ट्री एंड इफ आई वांट टू एंटर दिस इंडस्ट्री, सो हाउ इजी इज इट फॉर मी और हाउ कंफर्टेबल इज इट फॉर मी टू एंटर इनटू दिस प्री स्कूल वेंचर? पहले तो प्री स्कूल के बारे में ना, अगर आप न्यूली उसको ओपन कर रहे हैं तो थोड़ी सी स्टडी करनी जरूरी है कि आज का मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है, और मार्केट में पेरेंट्स किस तरह के स्कूल की तरफ जाना चाह रहा है, आप किस एरिया को चूज कर रहे हैं उसके अंदर, वहाँ पे पॉपुलेशन कैसी है, पॉपुलेशन में भी वहाँ पे 2 to 5 years की जो गैदरिंग बच्चों की है वो कितनी है, वहाँ पे कोई गार्डन एरिया है आपके नियर बाय, कि बच्चे को आप कभी स्कूल में प्ले एरिया नहीं होता जैसे हमारे, तो हम वहाँ पे कोई एक्टिविटी कुछ करवाने के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, और हम वहाँ पे जो एरिया चूज़ कर रहे हैं और उस एरिया के बाद हम वहाँ पे स्कूल को किस तरह से बना रहे हैं, इन सब की ना पहले गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप बिना इन सब चीज़ों को सोचे हुए कोई भी बिल्डिंग में, कोई भी अपार्टमेंट के अंदर, कोई भी फ्लोर लेकर कहीं पर भी आप उसको ओपन कर दें और बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो इतनी दूर से बच्चा आ ही नहीं सकता। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, वो मैक्सिमम 3 to 4 किलोमीटर के रेडियस से ही आ सकते हैं, क्योंकि इतनी दूर पेरेंट भेजना नहीं चाहता अपने छोटे बच्चे को। तो पता चले कि ऐसा कुछ है ही नहीं, और हाँ, हमारे कॉम्पिटिटर्स जो भी स्कूल्स हैं, वो कितने-कितने रेडियस में हैं। उसमें कैसा सिनेरियो चल रहा है, हमें वहाँ का भी एक सर्वे ज़रूर करना चाहिए कि वहाँ पे बच्चे कैसे आते हैं और किस तरह से वहाँ पे काउंसलिंग की जा रही है, वो क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर समझनी चाहिए, तभी हमें अपना ये कॉन्सेप्ट जो है वो उस तरफ मूव कर सकते हैं कि कैसे बनाना। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो है ही इसमें कि हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, और उसमें हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। मैम जब हम प्री स्कूल्स की बात करते हैं तो अलग अलग लोगों का एक अलग अलग माइंडसेट है। कुछ लोग प्ले स्कूल को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की तरफ देखते हैं विच इज़ नॉट कंपल्सरी और विच इज शुड नॉट बी मैंडेटरी। एट द सेम टाइम हमारी जो गाइडलाइंस हैं, जो कंट्री की जो पॉलिसीज़ हैं, स्पेशली जब हम आरटीई की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बहुत कंट्रास्ट में हमें नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं किसी गाइडलाइन की तो द एजुकेशन दैट शुड बी प्रोवाइडेड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एजुकेशन दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड, स्पेशली इन प्ले स्कूल्स, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस बना हुआ है कि प्ले स्कूल में तो बच्चा खेलने जाता है। तो हम हमारी जो प्ले स्कूल की जो डेफिनेशन है, हम उसको किस तरह से केटर करते हैं, हम किस तरह से पेरेंट को केटर करते हैं ये बताने के लिए दैट अ प्ले स्कूल इज नॉट जस्ट अ प्लेस जहाँ पे बच्चा खेलने जा रहा है, बल्कि एक डेवलपिंग या उसकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो उस स्कूल के अंदर केटर होगा। तो इसको हम पेरेंट्स तक कैसे लेके जाते हैं, हम पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए या उनकी काउंसलिंग करने के लिए क्या क्या करते हैं? जब भी कोई पेरेंट हमारे पास आ रहा है, तो हमें पहले तो उस पेरेंट्स की ना मेंटालिटी पता होनी चाहिए कि वो क्या कह रहा है। जैसे कि आपने कहा कि वो खाली मानते हैं कि बच्चा खेलने के लिए स्कूल में आ रहा है, और इसके अलावा मतलब थोड़ी देर टाइम पास करेगा और फिर वो चला जाएगा उसके लिए। हम उसमें ये कहना चाहते हैं रिगार्डिंग कि अगर बच्चा फॉर्मल स्कूल में जा रहा है, तो फॉर्मल स्कूल में ना उस बच्चे को एज़ अ ट्रीट किया जाता है कि ये इसको बैठना आता है, इसको ईटिंग हैबिट्स क्लियर है इसकी, इसको वॉशरूम, टॉयलेट ट्रेनिंग सब उसकी कंप्लीट है, और ये सारी चीज़ें बच्चे को आती हैं। तो वो जो बच्चे को एक बेस मिलता है, जिसमें वो सीखता है कि मुझे कैसे बैठना भी कैसे है, प्लस मैं उसके अंदर मैम भी कह रहा हूँ, तो मुझे मैम भी कैसे कहना है, प्लस मेरा जो टेबल डेस्क जो है, मैं उसपे कैसे बैठूँगा, मुझे एक नोटबुक भी दी जा रही है, एक पेंसिल है, तो मैं पेंसिल भी कैसे पकड़ रहा हूँ, ये सारे बेसिक्स हैं। खाली वो यहाँ पे खेलने, हाँ, बिल्कुल हम उसको एक कहें कि बच्चे को खेल-खेल में हम लर्निंग सिखा रहे हैं, इट्स ओके, इट्स एक्सेप्टेबल, बट ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ खेलने के लिए आ रहा है। मैंने बच्चे को ऐसे ही बोला कम,
बच्चे को नहीं, उसने नहीं कभी ऐसा वो कुछ किया या कुछ करने के लिए। मैंने बच्चे को कहा कि दिस इज़ अ वॉशरूम, आप वॉशरूम में मेड के साथ जा रहे हैं, मेड आपको लेकर जा रही है, वो करना है। तो बच्चे को पता है कि मुझे अब इस तरह से जाना है और इस तरह से बैठना है और ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये ट्रेनिंग है उसकी, उसके अंदर हम उसको बता रहे हैं। प्लस बच्चे को एज़ अ मैं काउंसलर हूँ और बच्चा मेरे पास आ रहा है, मैं उससे हैंडशेक कर रही हूँ और मैं उससे हैंडशेक करने के बाद बच्चे को कह रही हूँ, हेलो, हाउ आर यू? तो बच्चे को एक दूसरे के साथ मतलब वो घर पे अपने लोगों को देखता है, जब वो बाहर निकल रहा है तो वो बच्चों को कैसे और लोगों के साथ कैसे मिल रहा है, कैसे बात कर रहा है, फ़ैमिलियर कैसे हो रहा है वो सब एक प्ले स्कूल में भी साथ-साथ सिखाया जाता है। मैं एकदम से बच्चे को फॉर्मल स्कूल की तरफ लेकर जा रही हूँ, तो बच्चा उस तरह से सेटल नहीं हो पाता। उसको नहीं पता कि बाहर के लोग के साथ कैसे मिलना है, कैसे करना है, जस्ट बैठ गया। अब बच्चे को हमने सब बता दिया उस तरह से, फिर बच्चा उसके साथ-साथ वहाँ पे देख रहा है कि आज मैम मेरी इस तरह से मुझे कह रही थी कि आप ऐसे बैठे हो तो आपका पोस्चर ये है, आपको इस तरह से मेरे से बात करनी है और आप कैसे हो? ओहो! आज आपने लंच में क्या किया? लंच कैसा था? ये चीज़ तो बच्चे को पता चलता है कि नहीं, मेरा साथ वाला जो चाइल्ड है, आज वो लेकर आया था इज़ अ हेल्दी फूड, मुझे ये हेल्दी फूड खाना है। तो मैं हेल्दी फूड की तरफ बच्चे को अट्रैक्ट होता है, वो अपनी मम्मा को बोलता है कि मम्मा इज़ अ हेल्दी फूड मुझे ये ना। ये सब चीज़ें ना फॉर्मल स्कूल में काउंटेबल नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ तो वो जस्ट आ गया बच्चा तो आज डे 1, डे 2, डे 3 हमने क्या करवाना है, वो उस तरह से स्टार्ट हो जाता है। प्ले स्कूल में बच्चों को बेसिक के साथ-साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो उसके आगे लाइफ में काम आने वाली है, मैंने पहले भी कहा, तो वो उस तरह से उसको करती हैं काम। जैसे चीज़ें आपने बताई, मेरी एक और दूसरी अंडरस्टैंडिंग है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आज एक प्री स्कूल का जो एक रोल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें घर के माहौल में या फैमिली या जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर हुआ करता था उसके अंदर दादा दादी बुआ मामा फूफा बहुत सारे रोल्स या बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते थे जो इन बहुत सारी तरीकों की डेवलपमेंट्स या जिस तरह के जो हम मैनर्स या हम बिहेवियरल पैटर्न्स की बात करें तो डेवलपमेंट उस कम्युनिटी के अंदर या फैमिली सेटिंग के अंदर हो जाता था। लेकिन क्या ये कहना सही है कि आज क्योंकि वो फैमिली के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज हो गए हैं, फैमिलीज काफ़ी कंसाइज हो गई हैं, तो इसलिए प्री स्कूल का जो रोल है वो थोड़ा सा आज की डेट में और ज़्यादा बढ़ गया है? क्या ऐसा कहना सही होगा? कहीं न कहीं आप जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, तो बच्चे को पता ही नहीं कि मम्मी-पापा के अलावा भी कोई होता है। इवन आज की डेट में कहें तो बच्चे अपने नेबर्स को भी नहीं जानते हैं कि नेबर्स में कौन रह रहा है, वो अंकल-आंटी हैं या कौन है। हाँ, इस तरह के रोल मैं देखूँ तो आज की डेट में देखते हुए बढ़ गए हैं, उनको बताना कि इस तरह के भी रिलेशंस होते हैं। आपके लिए जो फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स इस तरह से आपके फ्रेंड्स होते हैं, सिमिलर ऐज के, क्योंकि आज की डेट में पार्क भी कोई लेकर जा रहा है पेरेंट तो वो खुद साथ में जाता है बच्चे के, कि वो ऐसे नहीं कि पहले बच्चे अकेले चले जाते थे या घर के लोग होते थे, कुछ बच्चे बड़े होते थे उनके साथ वो चले जाते थे। तो आज वो पेरेंट खुद है तो वो उस तरह से इतना मिक्सअप नहीं हो पाता और वो सारी चीज़ें नहीं पता चल पाती। तो आज प्ले स्कूल में ये सारी चीज़ें और उन्हें अच्छे से बताई जाती हैं कि इतने सारे लोग हैं, ये देखो आपका इतना बड़ा फ्रेंड्स ग्रुप है और ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिली होने से ये चीज़ें बढ़ गई हैं बच्चे को बताने के लिए। ठीक है मैम, कंक्लूड करने से पहले मैम, अगर आपको कोई पेरेंट्स को, आज के पेरेंट्स को कोई मैसेज देना हो तो वो क्या होगा? मैं पेरेंट को यही कहना चाहूँगी कि जो प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल में आप प्लीज़ अपने बच्चे को जो भी एडमिशन आप दिलवाने के लिए जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसमें स्कूल्स की एक रेपो पे मत जाइए कि वो मतलब उस तरह से फॉर्मल स्कूल है, उसकी इस तरह से रेपो है, बट प्ले स्कूल, इंडिविजुअल प्ले स्कूल के लिए अगर मैं बात करूँ, तो आपको वहाँ पे उस बच्चे को क्या-क्या चीज़ें दी जा रही हैं, मैंने पहले भी जैसे बताया, उसकी बेसिक लर्निंग से लेकर और अलग-अलग एक्टिविटीज़ और ये सब प्लान करने जा रही है। तो हमें प्ले स्कूल की तरफ बच्चे को पहले ज़रूर एडमिट कराना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ से एक बेस बनता है, जिससे वो आगे अपनी लाइफ में ग्रोथ करता है और वो फॉर्मल स्कूल में सेटल हो पाता है अच्छे ढंग से। इट वाज वेरी इंसाइटफुल मैम, थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई रिगार्डिंग स्कूल ऑपरेशंस, रिगार्डिंग स्कूल को किस किस तरह से चीज़ें चाहिए होती हैं या किस किस तरह से एक्सपेक्टेशन होती है। सो आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा, और थैंक यू सो मच वेलकम मैम। सर, इट्स माय प्लेज़र।